नमस्कार दर्शकों, मैं रूपेंद्र शर्मा हॉराइजन हिंद न्यूज के लिए मैं आज आपको मिलाना चाहता हूं संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में आए सहायक आचार्य डॉक्टर दिलीप नागरवाल से। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं स्टूडियो में दिलीप नागरवाल जी। हम उनसे जानना चाहते हैं आपका परिचय डॉक्टर साहब क्या है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर दिलीप नागरवाल है और मैं अभी यहाँ 24 मई को मैंने न्यूरोलॉजी ज्वाइन किया है जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में। मैं यहाँ सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपना जो शिक्षा ग्रहण की है, मैंने अपनी MBBS SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर से, MD इन मेडिसिन मैंने जयपुर से की है SMS मेडिकल कॉलेज से, तथा अपनी न्यूरोलॉजी की डिग्री मैंने DM जो डिग्री है वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से ग्रहण की है। यहाँ आने से पहले मैंने 2 साल तक अभी जयपुर में ही प्राइवेट सेक्टर में काम किया है और अभी ये मेरी पहली RPSC थी और इसके द्वारा मैं यहाँ पर अभी 24 मई को JLN अजमेर में सहायक आचार्य के पद पर ज्वाइनिंग दिया है मैंने। इसके अलावा डॉक्टर साहब आपके पास में जो डिग्रियां हैं उसमें और कौन कौन सी खास चीज है, क्योंकि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो वो आपको कब अचीवमेंट मिला है उसके बारे में बताइए कुछ दर्शकों को। देखिए, हमने जहाँ से अपना DM का जो डिग्री किया है वो देश के सर्वोच्चतम संस्थानों में से एक है। मैंने अपना डिग्री GB पंत हॉस्पिटल जो कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से अटैच है वहाँ से किया है। वो उच्च शिक्षा केंद्र दिल्ली का सबसे एम्स के बाद एक बड़ा हॉस्पिटल है और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज वैसे भी एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जी। वहाँ जब हम सेलेक्ट हुए थे तब हमने वहाँ 3 साल तक जो अध्ययन किया है वो अध्ययन बहुत ही न्यूरोलॉजी में जो हमने अध्ययन किया है जी, वो अध्ययन हमने उच्चतम स्तर पर किया है जी। और 2019 पर हम वहाँ हमारी डिग्री जो हमें मिली है उसके बाद से हम जयपुर में कार्यरत हैं। तो इस वक्त आप जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जब हैं बैठे, आप सेवाएं दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपका OPD का क्या टाइमिंग्स वगैरह रहता है, किस तरह से वहाँ पर जाके अपने जो मरीज हैं वो आपसे मिल सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, वो टाइमिंग बताइए। देखिए, JLN में अभी मुझे ज्वाइन करे लगभग 1 महीना हो गया है जी। और यहाँ हम रेगुलर हमारी न्यूरोलॉजी की OPD होती है जी। न्यूरोलॉजी की जो OPD है उसमें जो सामान्यतः जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें हो गए लकवे के पेशेंट जिसे हम पैरालिसिस या स्ट्रोक बोलते हैं जी, सर दर्द के पेशेंट जिसमें माइग्रेन एवं अन्य अलग गंभीर प्रकार के सर दर्द शामिल हैं जी, वो हैं। मिर्गी के दौरे आना एक कॉमन समस्या है, मिर्गी के दौरे जिसे सीजर भी बोलते हैं जी। इसके अलावा गर्दन में दर्द जो हमारे हाथ में आता है या हमारे लो बैक एक जो कि पाँव की तरफ रेडिएट करता है, ये कॉमन न्यूरोलॉजिकल OPDs मैनिफेस्टेशंस होते हैं। इसके अलावा IPD के अंदर जो पेशेंट आते हैं, यदि अचानक स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक के पेशेंट, किसी को लगातार मिर्गी के दौरे आ रहे हैं वो पेशेंट, अचानक बेहोश हो जाना, दिमागी बुखार आ जाना, दिमाग में कोई मास आ जाना, कोई ट्यूमर हो जाना, ये सब कॉमन पेशेंट हैं जो हमारी OPD और IPD में हम देखते हैं। मरीज को ये कॉम्प्लिकेशन आए उसके पहले कोई ऐसा सिम्टम्स होता है जिससे उसको ये पता लग सके कि मुझे न्यूरोलॉजी से संबंधित कोई प्रॉब्लम होने वाली है? देखिए, न्यूरोलॉजी में बीमारियां बहुत सारी हैं, सबके अपने स्पेसिफिक लक्षण हैं, लेकिन हम कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं जी। तो जैसे स्ट्रोक या पैरालिसिस का जो पेशेंट आता है उसको ये सिम्टम अचानक डेवलप होते हैं जी। वो रात को सोया तो ठीक था, सुबह उठा तो उसको सिम्टम आने लग गए, या अचानक खाना खाते वक्त अचानक सिम्टम आने लगे, वॉशरूम में गया तो उसको दिक्कत होने लगी। जो कॉमन सिम्टम्स है उसमें जैसे हम बात करते हैं पैरालिसिस की या लकवे की जी, तो उसमें जैसे अचानक जुबान में परिवर्तन आ जाना जी, जुबान में तुतलाहट आ जाना, अचानक हाथ या पाँव का रह जाना या उसमें कमजोरी आना, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाना, ये मुंह का टेढ़ा हो जाना, ये हमारे स्ट्रोक से रिलेटेड एक कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा मिर्गी के दौरे के पेशेंट के अंदर अचानक शरीर में ऐंठन आ जाना, हाथ पाँव में कंटिन्यू ऐंठन वाली मूवमेंट होना, मुंह से झाग आना, पेशाब का निकल जाना, अचानक आंखों का चढ़ जाना, कुछ देर के लिए गुमसुम हो जाना, ये दौरे से संबंधित कॉमन लक्षण है। इसी प्रकार हम बात करते हैं सर दर्द के पेशेंट्स की, तो यदि हम बात करते हैं जो कॉमनेस्ट टाइप हेडेक है, जैसे सबसे कॉमन माइग्रेन हमारी इंडियन सेटिंग में हम देखते हैं जी।
तो उसमें जो कॉमन लक्षण है, पेशेंट को सिर दर्द होना जो कभी एक तरफ होता है तो कभी दूसरी तरफ चला जाता है, या सामान्यतः पूरे सिर में भी सर दर्द हो सकता है। पहले इसे आधा सीसी बोला जाता था जो सिर के एक हिस्से में हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक हिस्से से होते हुए दूसरे सिर के दूसरे हिस्से में भी चला जाता है। इसमें जो कॉमन लक्षण है, मरीज को जो सिर दर्द रहता है वो लंबा रहता है, यूजुअली 2-3 दिन तक ये सिर दर्द चल सकता है। इस सर दर्द के साथ साथ उसको उल्टी आना, उल्टी का मन होना, धूप में जाने में दिक्कत होना, आवाज से दिक्कत होना, मन चिड़चिड़ा होना, नींद लेने में दिक्कत होना, ये सब शामिल है। ये जो लक्षण है माइग्रेन के, ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जैसे लाउड साउंड हमने बताया, धूप की या तेज रोशनी में। इसके अलावा फास्टिंग, यदि हम भूखे रहते हैं तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। टेंशन, अगर कोई स्ट्रेस में रहते हैं, नींद कम आना, ये कॉमन लक्षण है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अन्य जो बीमारियां हैं, जैसे हम बात करते हैं गर्दन में दर्द होना, ये यूजुअली सर्वाइकल का जो हम पेन बोलते हैं, इसमें भी पेशेंट को यूजुअली जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो डिस्क की वजह से होते हैं। डिस्क आगे प्रोलैप्स हो जाती है, उसकी वजह से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें दबाव पड़ जाता है, या उसकी जो रूट्स होती हैं उसमें दबाव पड़ जाता है, उसकी वजह से हाथ में झंझनाहट आना। यदि पीछे की हमारी कमर वाली हिस्से की डिस्क अगर प्रोलैप्स होती है तो पाँव में झंझनाहट आना, कई बार कमजोरी आना, और अन्य लक्षण जैसे अगर गंभीर समस्या हो तो लैट्रिन पेशाब का रुक जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यूरिनेशन में प्रॉब्लम, ये सब सिम्टम्स कॉमन जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स में आते हैं। इसके अलावा दिमागी बुखार होना, उसके भी कॉमन लक्षण यही, सिर दर्द होना, उल्टियां होना, गर्दन में दर्द होना, गर्दन घुमाने में दिक्कत होना, ये सब कॉमन लक्षण है। लंबे टाइम से बुखार है, ये सब लक्षण है जो हमें इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ऐसे पेशेंट्स को भर्ती करके हम डिटेल्ड इवोल्यूशन करके उनके कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक रफली मैंने आपको समराइज कर दिया है कॉमन बीमारियों के बारे में और कॉमन सिम्टम्स के बारे में। तो ये मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहता हूँ, ज्यादातर लोगों को जो कंटिन्यू ऑफिसेज में बैठते हैं वो किस पोस्चर में बैठे, क्यों उनको ये जो आप स्लिप डिस्क या जो दूसरी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो किस तरह से हो जाती है, क्यों होती है? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। आजकल हमारा लाइफ स्टाइल बहुत बदल गया है। जो भी जॉब है, ऑफिस जॉब करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सब बैठ के काम ज्यादा करते हैं। तो हम क्या यूजुअल कंप्यूटर पे काम करते हैं, आगे सिटिंग फॉरवर्ड होके हम काम करते हैं। तो ऐसी इस वजह से हमारी डिस्क की पोजीशन प्रॉपर नहीं रह पाती है। हमारा यूजुअल डिस्क का जो पोजीशन होना चाहिए उसके लिए हमें बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में विद स्ट्रेट नेक और स्ट्रेट शोल्डर के साथ में स्लाइटली बैकवर्ड पुश पे हमें बैठना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। हम यूजुअल ऑफिस में काम करते हैं, आगे झुक जाते हैं, कंप्यूटर पे झुके रहते हैं, तो उससे अगर ज्यादा गर्दन की मूवमेंट है तो गर्दन में दिक्कत हो जाती है। यदि हम 6-6, 5-5 घंटे तक लगातार काम करते हैं तो हमारे कमर में दर्द होना, ये सब यूजुअली डिस्क की वजह से ही होता है, जो कि एब्नॉर्मल पोस्चर से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम्स जिम जाने की वजह से भी होती है। मेरे नज़र में कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं कि लोग जिम गए हैं और बाद में उनको जो है ना डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप जिम नहीं कर सकते। उनके पीठ के नीचे जो वाला हिस्सा है उसमें स्ट्रेच आ चुका है। न्यूरोलॉजिक में डॉक्टर्स को भी दिखाने के बाद में जो उनकी ओपिनियन है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये प्रॉब्लम जिम जाने से भी होती है? देखिए, जिम जाना पर से कहना अलग चीज है। कोई भी हम काम करें जिसमें हमारा हैवी वेट हम लिफ्ट करते हैं, अगर हमें कमर में दिक्कत है या हम नॉर्मल भी हैं, अगर हमने अचानक हैवी वेट लिफ्ट किया तो हमारी जो शरीर में जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम है जहाँ डिस्क बनी हुई है वो प्रोलैप्स हो जाती है। तो अचानक, मैं नहीं कहूंगा जिम जाना, जो खेतों में भी काम करते हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो भारी भरकम वजन उठाते हैं, वो अचानक वजन उठाने से हमारी डिस्क की पोजीशन हिल जाती है और वो प्रोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे स्पाइनल जो कॉर्ड जा रहा है, जो नर्व रूट्स जा रही है, उनको दबा देती है। वो सिम्टम्स आते हैं। यूजुअल हम जब जिम में जाते हैं तो बहुत हैवी वेट उठाते हैं, अचानक छोड़ते हैं, तो उससे ये दिक्कतें प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। इसके अलावा मजदूर लोग हैं, रिक्शा पुलर हैं, जो बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, वो सब कॉमन कारण है। इसी प्रकार गर्दन पे अपन बहुत भारी वजन रखते हैं, अचानक हम गाड़ी चला रहे हैं और बहुत झटके आ रहे हैं, तो इन सब चीजों से अपने डिस्क के पोस्चर चेंज होने की वजह से ये सारे सिम्टम्स हमें आते हैं। जेएलएन अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, 4 संभाग इसके अंदर में आते हैं, तो काफी संख्या में लोग, मरीज जो हैं वो जेएलएन अस्पताल पहुंचते हैं। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कोई आपको पेशेंट ऐसा हो जो आपको आपके घर पे दिखाना चाहे, आपकी ओपीडी में दिखाना चाहे, तो उसके लिए आपके पास में कोई सुविधा है? देखिए, सबसे बेस्ट तो यही है कि जेएलएन में हमारे पास रेगुलर ओपीडीज हैं, हम वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है।
अभी मैंने 1 महीने पहले ज्वाइन किया है। अभी मुझे आभास है कि वहाँ भीड़ बहुत रहती है, हम प्रॉपर पेशेंट्स को उतने अच्छे से देखने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। और अभी यहाँ चूंकि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट नया स्टेबलाइज हो रहा है, तो थोड़ी दिक्कतें हमारे सामने हैं। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि ओपीडी टाइम के बाद हमारे पास आना चाहता है या कोई पर्सनल सलाह लेना चाहता है, तो अभी मैंने रिसेंटली अपना क्लिनिक डेवलप किया है जो कि ये आना सागर लिंक रोड पर है। मेडिक्योर न्यूरो क्लिनिक के नाम से ये हमने चालू किया है। इस क्लिनिक में रेगुलर चेकअप के अलावा हम प्लान कर रहे हैं कि जो बेसिक आवश्यक जो है न्यूरोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी हम करने का धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। ये ऊपरी जो हमारा टाइमिंग है वो 4 बजे से लेकर इवनिंग 8 o'clock तक रेगुलर हम चालू कर दिया है। डॉक्टर साहब, हमने सुना है सरदर्द के बारे में आपने विशेषज्ञता कोई हासिल की है, जिसमें आपने शोध पत्र भी हासिल किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। देखिए, मैंने जहाँ से अपना डिग्री किया है वहाँ 3 साल तक रेगुलर हमारी एक हेडेक ओपीडी होती थी, जिसमें हम केवल और केवल उस दिन हेडेक के ही पेशेंट देखते थे। नियरली 40-50 पेशेंट हम हर वीक पर वहाँ देखते थे। हर वीक में एक दिन वो ओपीडी रहता था जो कि 9 बजे से 4 बजे तक रेगुलर चलता था। अब देखिए, इस कहने में तो सामान्य सिर दर्द है, लेकिन देखा जाए तो आपको मैं बताना चाहूंगा लगभग 400 प्रकार का सिर दर्द होता है जो कि डॉक्यूमेंटेड है। उसमें कॉमन जो हम सिर दर्द की बात करते हैं, माइग्रेन हो गया, टेंशन टाइप हेडेक हो गया, या फिर हेडेक आफ्टर ट्रॉमा हो गया है, या कुछ गंभीर प्रकार के जो सर दर्द होते हैं उनके अंदर, जैसे जिन्हें हम ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेलजियाज बोलते हैं, वो सब शामिल हैं। लेकिन इंडियन सेटिंग में सबसे ज्यादा कॉमन हमने जो देखा, जो मैंने अपना शोध पत्र किया है उसमें मैंने 1000 पेशेंट्स पर अपना स्टडी किया है। और उस स्टडी में जो हमने पाया है वो है कि इंडिया के अंदर नियरली 70-80% ऑफ द पेशेंट्स हैं, 80% तक पेशेंट हैं जो माइग्रेन वाले ही हैं, जो कि किसी न किसी अन्य रूप में हमारे पास आते हैं। उनके लक्षणों को पहचानना, उनका पुराना हिस्ट्री लेना, उनका फैमिली हिस्ट्री लेना और लक्षणों को बारीकी से जानकर मोटा मोटा हमें ये समझ में आता है कि इंडिया में जो कॉमनेस्ट है वो माइग्रेन टाइप का ही सिरदर्द है। अदर टाइप के भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन जो हमने अपने शोध पत्र से देखा है उसमें हमें यही देखा है कि माइग्रेन वाला सिरदर्द हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। और अगर इसको प्रॉपर ठीक नहीं किया तो यह पहले तो एपिसोड में होता है, सप्ताह में 1 बार, महीने में 1 बार, धीरे धीरे क्रॉनिसिटी में चला जाता है। फिर सप्ताह में 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, और डेली हेडेक भी ये हो जाता है। अगर ये डेली हो जाता है तो फिर इसमें दिक्कतें ज्यादा आती हैं, पेशेंट की लाइफ स्टाइल चेंज आती है, उसको साइकेट्रिक सिम्टम डेवलप हो जाते हैं क्योंकि रेगुलर सिर दर्द है और उसको पूरी लाइफ स्टाइल उसकी हैम्पर हो जाती है। तो सिम्टम्स को सही टाइम पर, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना हो, हम ट्रीट करें तो इस क्रॉनिसिटी में जाने से हम रोक सकते हैं। और ऑलमोस्ट अगर पेशेंट बराबर दवाइयाँ लेता है तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे परिणाम हैं। बराबर दवाइयाँ लेता है, अगर दवाइयाँ बराबर लेके रेगुलर डॉक्टर के साथ में संपर्क में रहता है तो इसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे पेशेंट की लाइफ स्टाइल में काफी अच्छा अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकता है। इसके ट्रीटमेंट में भी कोई क्राइटेरिया फिक्स है इस तरह का? देखिए, ट्रीटमेंट जो अब तक चल रहा था सर, अब तक जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, जिसमें हम मेडिकेशंस देते हैं। मेडिकेशन पेन किलर के अलावा जो प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देते हैं। जो प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस हैं उसमें भी बहुत लंबी लिस्ट है, तो ये पेशेंट को सिलेक्शन किया जाता है। पेशेंट यंग है, ओल्ड एज है, मेल है, फीमेल है, उसकी फैमिली कंप्लीट है कि फैमिली कंप्लीट नहीं है, यंग मेल है कि क्या है, तो ये सब पेशेंट की प्रोफाइल देख के हम उनको दवाइयों पे डालते हैं। दूसरी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, दवाइयों के अलावा भी आजकल हेडेक में बहुत सारे नया काम हुआ है जो कि रिसर्च भी चल रही है, काफी प्रूवन थेरेपीज भी हैं। इस एक मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जो आजकल यूज करते हैं, हम इंजेक्शन यूज करते हैं इसके अंदर, उसको बोलते हैं गॉन ब्लॉक, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक। उसमें ज्यादा नहीं, हम सिर के पास में एक जगह होती है जहाँ से ये नर्व गुजरती है, उसको हम ब्लॉक करते हैं। उसके लिए हम एनेस्थेटिक एजेंट एंड स्टेरॉइड यूज करते हैं। बहुत अल्प मात्रा में यूज किया जाता है, ऐसा देखा गया है। हमारे शोध पत्र में भी हमने देखा है कि जिन पेशेंट्स को हमने ये थेरेपी दी है, इंजेक्शन दिया है, मात्र 2 मिनट का बात है, ऐसे पेशेंट्स में इनकी क्रॉनिसिटी बहुत कम हो जाती है। लगभग एक सिंगल इंजेक्शन से महीने 1.5 महीने तक पेशेंट को आराम रह सकता है, और बहुत इजीली है लगाना, कोई बड़ा चीज नहीं है। इसके अलावा कुछ डिवाइस आती है जिसको अपन सिर पर लगा के रखे तो सिर दर्द तुरंत आधे घंटे में अबॉर्ट हो जाता है। कुछ नई मेडिसिन आ रही हैं जो कि महीने में 1 बार देने पर भी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये सब इसमें
सिर दर्द, ये हेडेक मेडिसिन एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है। जी, जी, और मेरा ये मानना है कि हर सिर दर्द के पेशेंट को अगर उसको दिक्कत हो रही है सिर दर्द जी, की वजह से, जी, निश्चित रूप से एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार हम इग्नोर करते हैं, हो बिल्कुल। सकता है वो माइग्रेन ना हो के कोई ट्यूमर हो, ट्यूमर, कोई ब्रेन में गांठ बन गई हो, कोई दिमागी बुखार हो, बिल्कुल, कोई मवाद इकट्ठी हो गई हो, जी, तो जी। ये बहुत सारे लक्षण है, तो हमें इग्नोर ना करके जी। निश्चित रूप से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दर्शकों, हमारे साथ न्यूरोलॉजी से सहायक आचार्य जेएलएन के जो अभी हाल ही में यहाँ पर डिप्यूट हुए हैं वो जुड़े थे, और उन्होंने आपको बताया कि किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस इस रोग, इस बीमारी से संबंधित हो सकते हैं और उनका क्या इलाज हो सकता है। तो जब भी आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप जेएलएन अस्पताल या डॉक्टर साहब ने जो अपना क्लिनिक बताया वहाँ पर आकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। दिलीप नागरवाल जी, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।